नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका कुछ पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रीट 2025 साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और गणित और विज्ञान की अगर हम बात करें, इनकी संपूर्ण शिक्षण विधियां जो सब में कॉमन तौर पे पूछी जाती है, उन शिक्षण विधियों की आज की क्लास में बात करेंगे। महत्वपूर्ण 51 प्रश्न आज मैं लेकर आया हूं, जहां से आपको संपूर्ण रूप से जानना है, समझना है अच्छे से। बहुत अच्छी और छांट के मुख्य मुख्य जो शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना, वेटेज बहुत अच्छा और जबरदस्त आने वाला है रीट 2025 में। जो शिक्षण विधियों का है वह उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियां शामिल है, हिंदी की है, संस्कृत की शामिल है, सामाजिक विज्ञान और गणित की, यानी सभी विषयों की कॉमन एक साथ जो शिक्षण विधियां, महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, खेल पद्धति के प्रवर्तक कौन है। खेल पद्धति के प्रवर्तक कौन है, आपको अच्छे से सोच समझ के आराम से देना है। देखो, खेल पद्धति के वैसे अगर बात करें, प्रवर्तक की बात पूछी गई है इसमें, तो इसके प्रवर्तक तो कौन है, तो हेनरी कॉर्डवेल इसके कुक जो है इसके प्रवर्तक है। हेनरी कॉर्डवेल कुक की एक किताब है प्ले वे, बुक का नाम क्या है, प्ले वे। इस बुक में, इस किताब में इन्होंने इस खेल पद्धति का उल्लेख किया था। यहां से मैं एक चीज हम बात करते हैं, जो फ्रोवेल है, फ्रोबेल ने भी खेल पद्धति की बात की थी, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने, फ्रोबेल ने एक बात लिखी थी, उसको आपको संदर्भित याद रखना है कि जैसे खेल द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा, फ्रोबेल ने किडन गार्डन पद्धति का प्रयोग किया था, किडन यानी बच्चों की खेल पद्धति के माध्यम से। और इसके साथ में इन्होंने ये कहा था, स्वतः क्रिया, स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा। ये विचार किसके, तो ये फ्रोबेल के विचार है। ये जर्मन शास्त्री, शिक्षा शास्त्री थे फ्रोबेल, उन्होंने भी ये बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, खेल पर आधारित विधि नहीं है। इसमें से आपको वो विधि चुननी है जो खेल पर आधारित नहीं है। मोंटेसरी विधि बिल्कुल खेल पर आधारित है, मारिया मोंटेसरी ने ये विधि दी थी। दूसरी बात है स्रोत विधि, बिल्कुल भी ये विधि नहीं है। तो इसमें इसमें गलत ऑप्शन तो यानी राइट तो कौन सा हो जाएगा इसमें, स्रोत विधि नहीं है। बाकी डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि और मोंटेसरी विधि, ये तीनों विधियां खेल खेल में सिखाने वाली विधियां है। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न अपने देखो, डाल्टन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। डाल्टन, जो डाल्टन पद्धति है उसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो यहां से एक चीज तो हम उत्तर की हम बात करें तो इसका हो जाएगा हेलन पार्क हर्स्ट ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किस पद्धति का किया था, डाल्टन पद्धति का। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लूं तो मैं, ये बात है कि ये जो कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट है, पूरा नाम है इनका कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट, इनका पूरा नाम है। अब इनका मानना क्या था इसके बारे में, इनका मानना यह था कि छात्र अपने रुचि के अनुसार पढ़ सके, यानी छात्र अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सके, जिस भी विषय को जितने समय तक बालक पढ़ सके उतने समय तक उस बालक को पढ़ने दो। ठीक है, ये इस पद्धति, और इन्होंने कहा कि विभाग चक्र का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, यानी बच्चों पर विभाग चक्र है उसका कोई बंधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बंधन से इन्होंने अस्वीकार्य से मना किया था। जबकि हम कहते हैं कि बच्चे इतने घंटे पढ़ने चाहिए, उतने घंटे पढ़ने चाहिए, ये बात इस पर कही थी। और इसी के द्वारा मैं एक सी बात करूं, इन्होंने स्वाध्याय पे ज्यादा ध्यान दिया था। स्वाध्याय पद्धति हम कह सकते हैं किसी बच्चे को जितने देर चाहिए उसको पढ़ने दो, अपनी रुचि के अनुसार विषय को, जो विषय ज्यादा पढ़े उसको ज्यादा पढ़ने दो, जो विषय कम पढ़े उसको कम पढ़ने दो, ये बात इन्होंने कही थी। नेक्स्ट देखो, कुसमायोजित बालकों को उपचारात्मक शिक्षण एवं मार्गदर्शन देने से पूर्व उन्हें पहचानने की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए विधि काम में ली जाती है। इसके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो उपचारात्मक में आपको सीधा से पता है कि निरीक्षण विधि काम में ली जाती है। कौन सी विधि, बाकी देखो संश्लेषण, डोल्टन विधि, ये तो दो तो शिक्षण विधि यानी खेल खेल में सिखाने वाली विधियों की बात इसमें कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन अपने लिए, किंडर गार्डन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान है।
वैसे शिक्षक का स्थान क्या है इसमें? देखो एक चीज याद रखना, ये पद्धति किसने, ये पद्धति है फ्रोबेल के अनुसार। कौन सी? किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी? फ्रोबेल। फ्रोबेल ने ये पद्धति दी थी, और फ्रोबेल ने एक विद्यालय को एक बाग के रूप में माना था। उन्होंने कहा कि एक विद्यालय जो होता है वो एक बाग है। विद्यालय को किस श्रेणी में माना? बाग के रूप में माना। और जो शिक्षक होता है, शिक्षक के बारे में कहा था कि शिक्षक एक उसमें माली के समान है। जैसे बाग में माली क्या करता है? पौधों को सींचता है, जल पानी देता है, उनको खाद वगैरह देता है, उस प्रकार से बड़े करने का प्रयास करता है। और जो छात्र या विद्यार्थी है, तो छात्रों को किस रूप में माना है? छात्र को उन्होंने कहा कि ये पौधे हैं। छात्रों को मानना है किंडर, या मैं कह दूं इनको पौधे, इनको मानना है। ठीक है, तो शिक्षक है तो मालिक क्या है इस प्रकार से? तो मालिक का इसमें स्थान कौन सा? नियंत्रक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, निर्देशक के रूप में। इनमें से कोई बहुत अच्छे विकल्प इसमें दिए, बहुत शानदार विकल्प दिए। तो एक माली उसमें क्या होता है? पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। यानी एक शिक्षक किस रूप में कार्य करता है? तो पथ प्रदर्शक के रूप में इसमें कार्य करने का काम किसका होता है? तो इसमें शिक्षक का होता है। ठीक है, और याद रखना फ्रोबेल ने सन 1837 में एक स्कूल खोली थी, विद्यालय खोला था फ्रोबेल ने सन 1837 में, और जर्मनी में खोला था। उसका नाम भी क्या रखा था? किंडरगार्टन विद्यालय। ये इनका विद्यालय था, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करनी है? नोट करनी है। और ये खोला कहां था? तो जर्मनी में। नेक्स्ट देखो, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि। बालक का जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है उसके मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी? व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल अध्ययन, स्टडी करनी होती है, यानी पर्सनल स्टडी। तो पर्सनल स्टडी तो किस में आ जाएगी? केस स्टडी। किसी के बारे में जानना हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी किससे ले सकते हैं? केस स्टडी के माध्यम से जान सकते हैं। तो इसमें कौन सी विधि काम में ली जाती है? केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है? उस बालक के मित्रों से, उनके परिवार से, उनके स्कूल में मार्कशीट वगैरह, पूरी बायोडाटा उसके बारे में जानने, होशियार कितना है, व्यवहार कैसा है, इसमें सारी उसकी व्यक्ति इतिहास, इसको विधि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ज्ञानेंद्रिय शिक्षण का महत्व है। तो ज्ञानेंद्रिय शिक्षण होता है, उसका क्या महत्व है? तो इसमें देखो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, इसके मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसका महत्व कौन सा है? तो कौन सी पद्धति के अकॉर्डिंग इसमें याद रखना है। अच्छा देखो इसमें, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये मोंटेसरी जो पद्धति है, मारिया मोंटेसरी के द्वारा क्रिएट की गई, उस पद्धति के मुख्य रूप से इसमें शामिल है। इसमें क्या होता है कि ज्ञानेंद्रियों के उचित विकास के, बुद्धि विकास, यानी ज्ञानेंद्रियों के जो एक उचित विकास होता है, उनके माध्यम से क्या होता है कि ज्ञानेंद्रिय शिक्षण से एक तो देखो उद्देश्य, बालक सीखता है उद्देश्य संवेदना से। उद्देश्य संवेदनाएं इसमें होती है। इसमें अनुभव होता है, अनुभवों से, अनुभवों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। इनसे क्या होता है? अलग अलग प्रकार से सूक्ष्म अंतर को टोटल जानने का प्रयास इसमें बालक का रहता है। इसमें हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से हम करें तो ये जीवन शिक्षण प्रणाली में आती है। ठीक है, ये ज्ञानेंद्रियों से जो सीखा जाता है वो किस में आते हैं? जीवन शिक्षण प्रणाली में आते हैं। जीवन शिक्षण प्रणाली। ठीक है, ये इसमें के माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखो, खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। इनमें से कौन से ऐसे शिक्षण विधि है जो खेल पर आधारित नहीं है? ठीक है, एक बार फिर से सेम क्वेश्चन। डाल्टन पद्धति बिल्कुल खेल पर आधारित है, खेल खेल के माध्यम से। मोंटेसरी पद्धति है, और किंडरगार्टन पद्धति प्रोबे वाली है। ठीक है, तो ये कौन सी पद्धति? समस्या समाधान विधि है, वो खेल पर आधारित नहीं होती है। प्रोबेल ने कौन सी पद्धति शिक्षण प्रणाली का विकास किया? तो बहुत अच्छा प्रश्न है इसमें। प्रोबेल की कौन सी पद्धति थी? तो प्रोबेल की पद्धति थी किंडरगार्टन पद्धति। इन्होंने, और वही बात है कि वापस मान लो कि एक शिक्षक है, उसको एक माली के समान है माना कि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें देखो, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक थे। मनोविश्लेषण, अब तो मनोविश्लेषणात्मक
सिद्धांत की बात करें तो सीधा सा बात है कि सिगमंड फ्राइड इसके प्रवर्तक थे। तो ये विधि भी किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने दी थी। इनके हम बारे में पढ़ते हैं कि इदम अहम परम एन प्रमुख रूप से मन के प्रकार इन्होंने बताए थे। ठीक है, चेतन अचेतन और अर्ध चेतन की बातें भी की थी। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। एक स्कूल से बच्चा क्या है, भाग जाता है, छोड़कर भाग जाता है, पीरियड में से भाग जाता है, तो उसके सर्वाधिक उसको अध्ययन उसको कैसे पढ़ाएंगे, किस विधि को उपयुक्त मानेंगे? तो सर्वेक्षण विधि यानी खोजबीन करना, प्रश्नावली उससे प्रश्न पूछेंगे, ज्यादा भागेगा उससे। केस स्टडी प्रयोगात्मक विधि, तो जो केस स्टडी है जीवन इतिहास यानी उसके बारे में जानोगे, उसकी समस्याओं का समाधान ढूंढ के करना होता है, तो बालक इससे क्या होता है, उसके अध्ययन में सहयोगी रहती है। नर्सरी पद्धति शिक्षण, नर्सरी पद्धति का शिक्षण किस पर आधारित होता है? तो नर्सरी पद्धति का शिक्षण है बाल मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखो, केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। केस स्टडी विधि होती है मुख्य रूप से किस हेतु प्रयुक्त होती है? तो ये व्यक्तिक अध्ययन, यानी इसमें क्या होता है, व्यक्ति के जीवन का इतिहास होता है। बस ये पॉइंट याद रखना, इससे क्या होता है, व्यक्ति जीवन इतिहास, जीवन इतिहास का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज नोट करना, इसमें व्यक्ति से संबंधित बात करें तो व्यक्तिक अध्ययन है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता, बहुत अच्छा, वापस रिपीट से मान सकते हैं इसको, सिगमंड फ्राइड। व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है, इसमें आपको वो ढूंढना है कि जो व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण होता है वो किस प्रकार का, किसी व्यक्ति के बारे में जानना समझना, तो कौन सा परीक्षण इसमें होता है? तो इसमें होता है प्रश्नावली विधि, यानी व्यक्ति के बारे में आप जितना प्रश्न करोगे उतने बारे में उससे बारे में हम जानने को मिलेगा हमें ज्यादा से ज्यादा। प्रोबेल किस शिक्षा विधि से प्रभावित है? प्रोबेल स्वयं किससे प्रभावित है? तो जो मारिया मोंटेसरी थे उससे प्रभावित है, सबसे ज्यादा थे प्रोबेल। मोंटेसरी शिक्षण पद्धति की जन्मदाता कौन है? तो सीधा से पता, नाम से पता चल रहा है कि मारिया मोंटेसरी, मोंटेसरी पद्धति चलाई थी इन्होंने, मारिया मोंटेसरी। नेक्स्ट देखो, रेंटिंग स्केल विधि है। रेंटिंग स्केल विधि से हम किसके बारे में जान लेते हैं? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण इसका होता है, इसके माध्यम से। मोंटेसरी पद्धति का मुख्य सिद्धांत है, इस पद्धति का मुख्य रूप से क्या सिद्धांत है? तो इसमें बालक का आंतरिक विकास करना, बालक के आंतरिक विकास करना यानी ज्ञान में वृद्धि करना, अवबोध ज्ञान उसमें वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, ये कथन किसका है? अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, तो इरियोन का ये कथन कहा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होती है, हम एक चीज कहते हैं कि प्रादेशिक भाषा में यानी मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए। आपको याद हो तो शिक्षा के लिए पहली बार अगर मैं बात करूं तो ये मेकाले सबसे पहले सन 1833 में आया था, उसके बाद में 1834 में शिक्षा पद्धति की शुरुआत की थी, और उसमें कहा गया कि स्थानीय स्तर पर शिक्षा है वो मातृभाषा में दो। और मुख्य रूप से जितने भी मनोवैज्ञानिक उन्होंने कहा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। किस शिक्षाविद ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है? यानी प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का यानी होना अति आवश्यक है, बच्चों के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ सके। ये कहा था मारिया मोंटेसरी ने, अध्यापिका के बारे में एक महिला ने कहा था। ठीक है, क्षेपांकन स्टेंसिल पद्धति होती है, ये किस प्रकार की पद्धति होती है? तो ये छापा रचना पद्धति होती है, यानी इसमें छापे और रचनाएं की जाती है, इसमें छापे जाते हैं और रचनाएं की जाती है इसमें। ठीक है, आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जनक इसमें अगर हम बात करें तो J.A. स्टीपर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, शिक्षण में अभिनय विधि का सर्वप्रथम समावेश किया था। शिक्षण में अभिनय, ये जो नाटक होता है ना, नाटक के माध्यम से शिक्षण करना, ये किसने सबसे पहले समावेश यानी शामिल किया था शिक्षा में? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्वस्थ आदतों का निर्माण होना चाहिए। स्वस्थ आदतों का निर्माण किस वय में हो सकता है? तो बचपन से हो सकता है, बचपन में इन प्रकार की आदतों का निर्माण होना चाहिए।
पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या, पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा होती है उसकी प्रमुख समस्या क्या है? उसकी समस्या है पूर्व प्राथमिक विद्यालय का अभाव होना। छोटे विद्यालय आपको प्राथमिक विद्यालय बहुत कम मिलते हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव होना, स्पष्ट उद्देश्य नहीं होते क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, आगे क्या बनना है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या है, शामिल है। प्रारंभिक स्तर पर बालक केंद्रित, बाल केंद्रित विधि का अर्थ है, प्रारंभिक स्तर में बाल केंद्रित विधि का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों के परामर्श से पाठ्यचर्या का निर्माण करना बिल्कुल नहीं है। बच्चों के अधिक सम्मिलित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुगठन करना, यानी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल करके बच्चों की ही बारे में पढ़ाना इसमें शामिल है। बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? शारीरिक शिक्षा से, यानी आप शिक्षा तो दे रही हो, उसके साथ में आप खेल खेल में और पढ़ाई के साथ में खिलाओगे पढ़ाओगे तो शारीरिक विकास या सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ है, न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ है कि न्यूनतम स्तर पर बालक को किस प्रकार से क्या चीजें सिखाई जाए। अध्यापक विषय वस्तु को न्यूनतम पढ़ाए, बच्चे न्यूनतम सीखे, सभी बच्चे पाठ्यचर्या के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक जानकारी सीखे कुछ, ठीक है, कुछ इस प्रकार की जानकारी सीखे। तो इसका मतलब होता है न्यूनतम अधिगम स्तर का होना। नेक्स्ट देखो, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो ये वापस वही चीज हो गई कि केस स्टडी या जीवन इतिहास विधि है। इसमें प्रोबेल के शिक्षा सिद्धांत पर आधारित शिक्षा है। प्रोबेल के शिक्षा सिद्धांत पर आधारित शिक्षा कौन से? तो किंडर गार्डन शिक्षा है, वो प्रोबेल के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विद्यालयों में नैतिक शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। नैतिक शिक्षा देने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो अब आपने देखा होगा कि प्रार्थना जो करवाई जाती है उसमें नैतिक शिक्षा देना सबसे अच्छी विधि उसमें होती है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्राथमिक शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसमें प्राथमिक स्तर पे आपने देखा होगा आंगनवाड़ी में या फिर 5वीं तक के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो खेल विधि है इसमें। ठीक है, बच्चे का प्रथम गुरु होता है, बच्चे का प्रथम गुरु होता है। तो यहाँ से उसके आंतरिक सोच, शिक्षक, उसके अभिभावक या वातावरण। तो उसके जो अभिभावक और जो माता होते हैं, पहले शिक्षक का बच्चे की माता होती है, फिर उसका परिवार या उसको हम कह सकते हैं उसके अभिभावक हो सकते हैं। ठीक है, किस सन में टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किया था? टाइडमैन ने जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग कब किया था? तो उन्होंने किया था सन 1787 ईस्वी में जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किया था। श्री आरएस में सम्मिलित एसआरएस में सम्मिलित है पढ़ना, लिखना और दौड़ना। कौन सा सम्मिलित है? पढ़ना, लिखना और दौड़ना, इसमें श्री आरएस में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट देखो, अच्छा, इसमें है 4 नंबर ऑप्शन, देखना। पढ़ना, लिखना और अंक गणित को श्री आरएस में शामिल किया गया। चिल्ड्रन हाइस का निर्माण किया गया था। चिल्ड्रन हाइस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मारिया मोंटेसरी द्वारा किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का योगदान है। उन्होंने क्या दिया था? तो किंडरगार्टन पद्धति को दिया था इसमें। ठीक है, किसने कहा अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है? एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है, अपने आप को उसके समान मानते हुए शिक्षा देता है। ये कहा था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक के विचार है इसे। ठीक है, किसने कहा शिक्षक के कहने एवं करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए? कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ये जाकिर हुसैन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सी खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है? खेल पर आधारित कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? तो जो व्याख्यान विधि है वो शिक्षण विधि व्याख्यान विधि में आती है। ठीक है, बाकी तो तीनों है ही। लॉर्ड केम्प्स तथा जीटीडब्ल्यू पेट्रिक ने खेल का सिद्धांत दिया था। खेल का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने, केम्प्स ने और जीटीडब्ल्यू ने दिया था मनोरंजन का सिद्धांत। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। तो सबसे भागने वाले बच्चे के लिए यह सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, केस स्टडी विधि उसके लिए उपयुक्त रहते। सिलर व स्पेंसर ने खेल का सिद्धांत दिया।
चिल्लर और स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में खेल पर आधारित शिक्षण विधि है, कौन सी है इनमें से? तो याद रखना, देखो प्रश्नोत्तर विधि बिल्कुल नहीं है, व्याख्यान विधि नहीं है, पाठ्य पुस्तक विधि नहीं है। मोंटेसरी विधि किस पर आधारित है? खेल पर आधारित विधि है। खेल के माध्यम से संवेगात्मक तनाव व द्वंद्व निकल जाने का सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो ये कहलाता है मनोरंजन का सिद्धांत। नेक्स्ट देखो, किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? कौन सी विधि में? तो ये विधि होती है लंबात्मक विधि, इसमें एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है, इसमें ज्यादा बालक नहीं लिए जाते हैं। शिक्षा जगत में खेल विधि का जन्मदाता किससे माना जाता है? शिक्षा जगत में खेल विधि का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रोबेल को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सर्वोत्तम सीखने का तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि प्रैक्टिस। हमने देखते हैं प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो प्रैक्टिस या खुद के द्वारा करके सीखना सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों में अनुशासन बनाने के लिए क्या चाहिए? तो छात्रों में शोर शराबा करने से रोकेंगे, छात्रों की जिम्मेदारी सौंपेंगे, यानी छात्रों को आप जिम्मेदारी सौंप दो तो वो क्या करेंगे? अनुशासन बनाना शुरू कर देंगे। ये महत्वपूर्ण, अपने सभी विषयों से संबंधित अगर हम बात करें तो शिक्षण विधियों की, महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों की जानकारी थी। अब इसी प्रकार से बने रहे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपको कितने क्वेश्चन इसमें से राइट हुए ये कमेंट करके जरूर बताएं। और दूसरी खास बात है, अगर क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आज के लिए जय हिंद साथ।